हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे ना, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। आपने इसको किसी यू वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। 2 सेकंड के बाद मान लेते पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँचा होगा। 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना। ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे डेटा दिया है ना। कितने वेलोसिटी यू से फेंका गया है नहीं पता, किस एंगल पर फेंका गया है ये भी नहीं पता, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि टाइम 2 सेकंड के बाद जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसके 1 सेकंड के बाद, मतलब इस पॉइंट से 1 सेकंड के बाद आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। ये हो जा रहा है आपका वेलोसिटी वेक्टर। इसके 1 सेकंड के बाद मतलब टाइम टोटल 3 सेकंड्स हो गया। ये तो किया ही जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर वी वाई ज़ीरो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वी एक्स ही बचेगा, है ना। तो वी एक्स होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना। तो आपको यू की वैल्यू निकालनी है और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन को ना बाबू, स्टार्टिंग में देखो, जब बच्चे 11th में आते हैं 10th पास करके, तो उनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं, तो आप समय देना सीखो, है ना। शॉर्टकट के फेरा में मत रहो कि बस इतना जल्दी कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आप समय दो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उनको बनाओ। फिजिक्स और मैथ्स तो बाबू फुल प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। और बैठ के बनाना पड़ेगा, ये सोचते रहने से कि हाँ बना लेंगे या सर बना ही ले रहे हैं हम लोग तो देख लिए तो हम लोग को आ गया, वो सब कॉन्सेप्ट से आपके फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगी। कैसे किया जा सकता है बताओ? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो ये यू कॉस थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के वेलोसिटी वेक्टर को हम वी मान लेते हैं। बताओ कैसे करेंगे? आपको नहीं लगता कि ये मैक्सिमम हाइट अगर है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम लगेगा वो यू साइन थीटा बाई जी होगा? क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा बाई जी होता है। टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड्स, तो यहाँ से यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10, है ना। तो यू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। इसको एक इक्वेशन माना जा सकता है ना। यू भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, करेंगे कुछ आगे निकालेंगे, है ना। तो मैक्सिमम हाइट वाले डेटा का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब बोल रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो एक v cos 30 डिग्री आएगा, और हम एक परपेंडिकुलर अगर लेंगे ऐसा तो वो v साइन 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप इस v की वैल्यू u इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं डायरेक्ट कि v cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू यू cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3v/2 इज इक्वल टू यू cos थीटा, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। और v साइन 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी। कितना है वी वाई? v साइन 30 डिग्री। यू वाई कितना है? u साइन थीटा। ये तो -10, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड, तो 20 हो गया। u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो 30। तो यहाँ से आप v साइन 30 डिग्री मतलब v/2 इज इक्वल टू 30 - 20 कर सकते हो। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है। ये पता चल जाएगा तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो ये √3/2 इंटू 20 10 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो u cos थीटा की वैल्यू आ गई 10√3, और u sin थीटा की वैल्यू 30 है। u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो u वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बाबू आपका 10√3 i कैप प्लस 30 j कैप। आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड के लिए आप अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे तो 300 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा। ये रूट अंडर 1200 हो जाएगा। ये बाबू आपका हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ना 1200 का रूट लोगे तो 12 इंटू 100 लिख सकते हो, 100 का तो 10 हो जाएगा, और 12 का 2√3 आएगा, तो 20√3 हो गया। ठीक है, और एंगल भी चाहिए तो थीटा कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से टैन थीटा ले सकते हो। टैन थीटा क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 30, और x कंपोनेंट कितना है 10√3। तो ये 3 बार में चला जाएगा, ये √3 बार में चला जाएगा। तो टैन थीटा की वैल्यू √3 आ गई, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। बोलो क्लियर है ना? एक सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए आपको करा दिया है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप हमेशा 1 डायमेंशंस की तरह सॉल्व किया करो, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। और अगर इस तरीके का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल्स हो तो आप अपने वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस का भी यूज़ कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का और एच मैक्स का। जैसे यहाँ मैंने यूज़ किया है ना, यहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है। इजी है, देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। एक गन है बाबू, है ना, गन। वो क्या करता है? गन है, वो 2 बुलेट्स फायर कर रहा है ना। 2 बुलेट्स फायर कर रहा है एक गन, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो दोनों बार सेम है, पहले बुलेट के लिए भी और दूसरे बुलेट के लिए। दोनों बुलेट्स के लिए जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम है ना। दोनों को आप यू वेलोसिटी से, और यू की वैल्यू 250 मीटर पर सेकेंड दी गई है। ठीक है, यू की वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड। एक गन है जो 2 बुलेट्स फायर करता है, दोनों बार फायर करने की जो वेलोसिटी है वो सेम है। फर्क कितना है कि एक बार वो बुलेट फायर करता है 60 डिग्री पर, और दूसरे बार वो बुलेट फायर करता है 45 डिग्री पर, है ना। तो थीटा ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अलग अलग है, एक थीटा 1 मान सकते हैं 60 डिग्री, और एक थीटा 2 मान सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन दोनों बार वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, बस एंगल अलग अलग है। दोनों प्रोजेक्टाइल जाकर इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हिट कर जाते हैं, मतलब मिड एयर में ये कोलाइड करते हैं। मिड एयर में ये कोलाइड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि दोनों गन जो दोनों शॉट्स जो फायर हुए हैं उनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला वाला यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ t1 टाइम लेता है, और दूसरा वाला कुछ टोटल टाइम t2 लेता है ना। टोटल टाइम स्टार्टिंग से ये t1 टाइम लिया, और जिस समय आपने इसको फायर किया था उस समय के बाद ये t2 टाइम ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में, है ना। तो आपका बेसिकली आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन 2 शॉट्स। तो मान लेते हैं ये इसके लिए t1 टाइम है और इसके लिए t2 टाइम है।
है ना। 60 डिग्री वाला इस पॉइंट पर पहुंचता है किसी t1 टाइम में, और 45 डिग्री पे जो शॉर्ट किया गया है वो यहाँ पहुंच रहा है किसी t2 टाइम पे। मैंने आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब कभी भी दो चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं तो उनका लोकेशन क्या होता है, सेम होता है ना। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ x में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से यहाँ तक का इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ y है। इसका मतलब पहला वाला प्रोजेक्टाइल और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल यहाँ पर जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो उन्होंने x में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और y में भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में है वो दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स के लिए सेम होगा, क्योंकि वो दोनों प्रोजेक्टाइल इस समय एक ही लोकेशन पर खड़े हैं क्योंकि वो टकरा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आप आराम से x और y का डेटा अलग अलग करके बना सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। मैंने हमेशा बताया कि आप इस तरीके से एनालिसिस करो, x का डेटा अलग, y का डेटा अलग। तो ux की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, ये बाबू 250, एक होगा 250 cos 60 डिग्री 1/2 होता है तो ये 125 हो जाएगा, और दूसरे के लिए ux हो जाएगा 250 cos 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा 125√2, है ना, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली uy देखोगे, ये हो जाएगा 250 sin 60, तो ये हो जाएगा 125√3, और इसका uy तो यही होगा 125√2, क्योंकि साइन 45 ले लो या कॉस 45 ले लो, वैल्यूज़ आपके सेम है। ठीक है, इसका ax जो है वो तो ज़ीरो ही होता है, और ay जो है वो g डाउनवर्ड होता है। तो हम लोग को बेसिकली एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ना। ये शायद आपका एरोडोव का क्वेश्चन है ना, एरोडोव का क्वेश्चन है ये। हमको तो बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल एक समय यहाँ पर हिट कर रहे हैं तो उनका x का डिस्प्लेसमेंट और y का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम सेम के लिए लिखें तो x तो आपको पता है, ये सिर्फ हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि ए एक्स ज़ीरो है। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा। तो इसका ux कितना है 125 टाइम t1 मान लेते हैं, दूसरे का x कितना है 125√2, और इसका टाइम क्या माना है t2। 60 डिग्री वाले के लिए t1, 45 डिग्री वाले के लिए t2, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से t1 की वैल्यू √2 टाइम्स t2 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, चलो सिमिलरली y का भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो y के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल टू, इसका यू वाई कितना है, इसका यू वाई कितना है 125√3, तो 125√3 t1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी1 का स्क्वायर, और सेम ये भी y करेगा, तो इसका y में वेलोसिटी कितना है 125√2, ये 125√2 इंटू टी2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी2 का स्क्वायर, है ना। दोनों का y डिस्प्लेसमेंट सेम है, बस वही काम कर रहे हैं। तो ये बाबू 5 बार में कट जाएगा, ये भी 5 बार में कट जाएगा, तो आप यहाँ से ये दोनों इक्वेट कर सकते हो। 125/√3 t1 माइनस 5t1 स्क्वायर इक्वल टू 125√2 t2 माइनस 5t2 स्क्वायर। t1 की वैल्यू √2 टाइम्स t2 है, तो हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो 125√3 और t1 को पुट कर देते हैं √2 टाइम्स t2 माइनस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 125√t2 माइनस 5t2 स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा है, बस t1 को t2 की जगह कर ले तो पूरा इक्वेशन t2 में आ जाएगा। यहाँ से t2 निकल जाएगा, यहाँ से t1 निकल जाएगा, और डिफरेंस निकालना है तो t1 माइनस t2 कर देंगे। बाबू ये हो जाएगा आपका 125√6 t2 माइनस 10 t2 स्क्वायर इक्वल टू 125√2 t2 माइनस 5 t2 स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 5 t2 स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 125 t2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा √6 माइनस √2। ओके, तो एक t2 से ये t2 कट गया, ये 5 से चला जाएगा 25 बार में, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी बाबू 25 इंटू √6 माइनस √2,
कितना आएगा ये हो गया बाबू आपका √6 -√2 इंटू 25, 25.81 है ना। ये टाइम आ गया 25.81। T2 इतना है तो T1 भी निकल जाएगा, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स T2, तो ये हो जाएगा इंटू √2 मल्टीप्लाई कर देना है 36.60। इसका मतलब क्या है ना, जो पहले ये आपने पहले फायर किया है, ये आपका पहला प्रोजेक्टाइल है और ये आपका सेकंड प्रोजेक्टाइल है ना। तो पहला प्रोजेक्टाइल जो 60 डिग्री में फायर किया है वो कितने समय पे इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इतने समय में। और दूसरा जो फायर हो रहा है वो इतने समय में पहुंचेगा, और दोनों को कोलाइड भी करना है तो समय भी सेम होना चाहिए और लोकेशन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा उतने समय के बाद इस वाले को आपने फायर किया होगा, है ना। तो टाइम का जो डिफरेंस आएगा T1 माइनस T2, ये आ जाएगा 36.60 -25.81, लगभग बाबू ये आपका 11 सेकंड्स के आसपास आ रहा है। लगभग आपका 25 में से 36 जाएगा तो लगभग 11 सेकंड्स के आसपास आएगा, है ना। देखो बाबू एक बेसिक फंडा हमेशा समझ लो, इस टाइप का प्रॉब्लम आप वन डायमेंशन में भी सॉल्व करते थे। दो चीज जब कभी भी दो चीजें एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनका समय और उनका लोकेशन हमेशा क्या रहता है, सेम, है ना। जैसे पहले वाले प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए आपने टाइम t = 0 पर फायर किया था, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, कितने समय पर पहुँचा, 36.60 सेकेंड्स में पहुँचा। उसके कुछ सेकंड के बाद आपने दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर किया, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर भी इस पॉइंट पर पहुंच रहा है। इसका मतलब जितने समय में बड़ा वाला प्रोजेक्टाइल पहला वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंचा, उतने ही समय में ये यहाँ वाला भी पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 25.81 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपने उसको, इन दोनों का टाइम डिफरेंस 11 सेकंड है, तो इसका मतलब आपने दूसरा वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो पहले वाले प्रोजेक्टाइल के 11 सेकंड्स के बाद फायर किया है ना। समझने की कोशिश करो। देखो पहला वाला प्रोजेक्टाइल तुमने फायर किया और वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा 36 सेकंड में, ठीक है, और दूसरा वाले प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पहुंचने में समय लगेगा मात्र 25 सेकंड। तो अगर तुम दोनों को एक साथ ही फायर कर दोगे तो ये वाला 25 सेकंड वाला तो पहले पहुंच जाएगा और उसके 11 सेकंड के बाद पहला वाला प्रोजेक्टाइल वहां पहुंचेगा, तो कभी कोलाइड करेगा क्या, नहीं। कोलाइड करने का मतलब ये है कि एक साथ एक समय एक लोकेशन पर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको फायर करने में तो 25, इसको यहाँ तक पहुंचने में तो 25 सेकंड ही लग रहा है, लेकिन पहले वाले को यहाँ पहुंचने में 36 सेकंड लगेगा, और दोनों को एक साथ एक समय पर पहुंचाना है। इसका मतलब दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को आप 11 सेकंड के बाद फायर करो। इसको तुम t = 0 पर फायर कर दो और इसको t = 11 सेकेंड्स पे फायर करो, तो जो जीरो वाला फायर होगा वो यहाँ पर 36 पे पहुंचेगा, और जिसको तुमने 11 सेकंड के बाद फायर किया है इसको यहाँ से यहाँ जाने में तो 25 ही लगेगा, लेकिन इसको फायर 11 सेकंड के बाद किया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में उसको भी समय कितना लगेगा, 36 सेकंड। तो दोनों का समय और दोनों का लोकेशन क्या है, सेम है। अरे बोलो बाबू, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम का होता है, जब कभी भी लोकेशन सेम है तो आप मतलब एक जगह एक पॉइंट पर दो चीज़ें मिल रही हैं तो उनका लोकेशन सेम होना चाहिए और उनका समय सेम होना चाहिए, तभी मिलेंगी, है ना। हम एक बार फिर से बता दे रहे, देखो पहले वाले प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 36 सेकंड लगेगा, और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को जैसे ही तुम फायर यहाँ से कर दोगे उसको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने में 25 सेकंड ही लगेगा। अगर तुम दोनों को एक साथ फायर कर दिए तो पहले क्या आएगा, 25 सेकंड, मतलब दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद और इसके 11 सेकंड के बाद जो है वो पहला वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा, तो कभी मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि जब दोनों को इस लोकेशन पर मिलना है और इसको यहाँ से 36 सेकंड लग रहा है और इसको यहाँ से 25 सेकंड लग रहा है, तो जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसको टाइम t = 0 पर फायर कर दो, और उसके 11 सेकंड के बाद अगर तुम दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो तो उसको तो यहाँ से यहाँ जाने में 25 ही सेकंड लगेगा, और उसको तुमने फायर भी 11 सेकंड के बाद किया है। इसका मतलब जैसे ही टाइम t = 36 सेकंड्स होगा, पहला वाला प्रोजेक्टाइल भी यहाँ आ जाएगा और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल भी यहाँ आ जाएगा, तो दोनों एक जगह एक समय पर मिल जाएंगे। यही बेसिक फंडा होता है हमेशा, जब कभी भी दो चीजें एक जगह पर रहती हैं उनका लोकेशन और उनका समय हमेशा क्या होना चाहिए, सेम।
इस टाइप का क्वेश्चन हमने 1 डायमेंशन में भी किया है, ठीक है। आप रेफर करो वीडियोस को, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो बाबू, कोई डाउट है तो देखो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू, क्वेश्चंस किसी भी बुक के हों, अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप बना सकते हो। हाँ, अच्छे बुक्स के क्वेश्चंस ज़रूर बनाने चाहिए, उससे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़ेगा, और वो ज़रूरत भी है अगर आप जेई एडवांस जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। देख लो एक बार। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। है ना, कोलिजन का क्वेश्चन जब भी हो तो लोकेशन और समय सेम होना चाहिए। ये बात मैंने आपको हमेशा बताया है। आप अपने दोस्त से कहीं मिलने जा रहे हैं, तो आप और आपका दोस्त तभी मिल पाएंगे जब दोनों एक साथ एक समय पर एक ही जगह पर पहुंचेंगे। आप पहुंच गए कि आप, जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि हम अपने दोस्त से गांधी मैदान के सामने मिलेंगे, तो आप गांधी मैदान पहुंच गए 4 बजे और आपका दोस्त 4 बजे पहुंचा कहीं और, तो मुलाकात होगी क्या? नहीं। आप पहुंच गए गांधी मैदान 4 बजे, आपका दोस्त सुबह में 8 बजे पहुंचा गांधी मैदान, तो मुलाकात होगी क्या? नहीं। तो जब कभी भी दो चीज़ें मिलती हैं तो जगह और समय हमेशा सेम होना चाहिए। बेसिक सा कॉमन सेंस है, और वो वही वही आप इक्वेशंस में लगाते हो और अपने रिजल्ट्स निकाल लेते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे। ट्राई दिस, ये भी एक थोड़ा सा अप्रोच आपको बदलेगा आपका। ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक बाबू एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल का बेस है, और ये एक ट्रायंगल, येलो वाला आपका ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये ट्रायंगल का बेस है। ट्रायंगल का बेसिस जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो अल्फा और बीटा है। आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, किसी यू वेलोसिटी से फायर किया है, और थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फायर किया गया है कि ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है ना। इस वर्टेक्स से आपने फेंका ही, इस वर्टेक्स को भी क्रॉस टच किया, और यहाँ आके इस वर्टेक्स को भी टच किया। ये प्रोजेक्टाइल की खास बात है कि आपने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है ना, आपने इस प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका है कि हर वर्टेक्स को वो ग्रेस करता हुआ या टच करता हुआ जाता है। तो आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। आपको ये एक रिलेशन जो है वो प्रूव करना है ना, आपको ये प्रूव करना है। थोड़ा सोचो कैसे करोगे। इधर क्लासेस बाबू 2 3 दिन, बहुत 3 4 दिन नहीं हो पाया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा रेगुलर क्लासेस करेंगे और आपके सिलेबस को जल्दी पेस में ले जाएंगे अब, ठीक है, डोंट वरी। इस ट्रायंगल के देखो, tan अल्फा tan बीटा तो तुम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। कॉमन सेंस है कि अगर तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan बीटा मिल सकता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan अल्फा मिल सकता है। अब आपको बेस चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर आप x बोल लेते हो, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ रेंज होगा। ये जो पूरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है प्रोजेक्टाइल का, ये रेंज के बराबर है कि नहीं?
तो ये रेंज के बराबर है। तो अगर ये पूरा रेंज है, अगर हम इसको x मान ले तो हम इसको r माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से tan अल्फा किसके बराबर लिखोगे, चेक करो। परपेंडिकुलर है ना, मान लेते हैं ये कुछ h है, तो h अपॉन x। और यहाँ से tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन r माइनस एक्स। तो tan अल्फा tan बीटा तो आ गया। अब tan थीटा के बराबर ये आएगा, तो tan थीटा कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ाया है जिसमें tan थीटा आता है। अच्छा, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है कि नहीं, तो आप यहाँ पे अपने फॉर्मूलेस का भी यूज़ कर सकते हो। सोचो तुमने कौन कौन से फॉर्मूलेस प्रोजेक्टाइल में हमें पढ़े हैं, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो tan के फॉर्म में आता है, मतलब tan थीटा का टर्म आता है। सोचो थोड़ा, देखो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो x कॉमा एच, है ना, जहाँ x आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और h आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और y भी लिख सकते थे, x कॉमा वाई लिख सकते हो, x कॉमा एच लिख सकते हो, कुछ भी। h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, बस इतना ध्यान रखना है। क्या रेंज के फॉर्मूले में tan थीटा आता है, नहीं। क्या एच मैक्स के फॉर्मूले में tan थीटा आता है, नहीं। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में tan थीटा आता है, नहीं। वहाँ सब साइन 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 के फंक्शंस हैं सारे, ठीक है। लेकिन एक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मैंने बोला था ये भी फॉर्मूला काम का है। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। या आप इसको ऊपर ले जाके 1 + tan² थीटा लिख सकते थे, है ना। थोड़ा देखो, हम इसमें से एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले का एक और फॉर्म है, उस फॉर्म में ले आते हैं हम। यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस बचेगा, यहाँ बचेगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे x tan थीटा कॉमन निकलेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे x इंटू टैन थीटा डिनोमिनेटर साइड में, ठीक है। ये x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखो तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस ये बचेगा g इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2u²। टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखोगे, और कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2, ये डायरेक्टली हो जाएगा साइन 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा बाई जी। वही फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो u² साइन 2 थीटा है, और नीचे का अगर g लिख दोगे तो वही g ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं x इंटू, ये 2 हट जाएगा बाबू, x इंटू टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि u² साइन 2 थीटा बाई जी, इस पूरे चीज़ के जगह हम कैपिटल R लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़। तो ये भी है आपका एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, दोनों फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। जब हम बोले बाबू कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तो याद होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये दोनों फॉर्म याद होना चाहिए, ये रेंज के फॉर्म में है और ये नॉर्मल फॉर्म है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में tan थीटा आ रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो y को मैंने क्या माना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है, इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो यहाँ से tan थीटा अगर निकाला जाए तो क्या आना चाहिए, tan थीटा आ जाएगा h बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। यह आ जाएगा h इंटू आर एक्स इंटू आर माइनस एक्स, यही चीज़ है। तो अब प्रूव करो, देखो tan अल्फा tan बीटा को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये है h बाई एक्स प्लस h बाई आर माइनस एक्स। ऐड करोगे तो x इंटू आर माइनस एक्स आएगा, और ऊपर में हो जाएगा h इंटू आर माइनस एक्स प्लस एच एक्स। तो ये आ जाएगा h इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स।
देखो ये वही चीज़ है जो ये आ रहा है, तो प्रूफ हो गया कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बाबू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना। फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर तुम क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको वही काम करना पड़ेगा जो तुम इसके डेरिवेशन के लिए किए थे। ठीक है, तो बिना मतलब का कैलकुलेशन लेंदी आएगा। एग्जाम में ये नहीं दिखाना कि हमको कितनी चीज़ें आती हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम में समय भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कुछ फॉर्मूले या कुछ स्पेशल रिजल्ट्स याद रखने से अगर आप क्वेश्चन को जल्दी बना लेंगे तो जाहिर सा बात है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ है, इसमें तो आपको अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने बाकी हैं, है ना, कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और यकीन मानो अगर तुम मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे, हम जो चीज़ें बोल रहे हैं, एक दो रिजल्ट्स अगर याद रखोगे, तुम डेढ़ डेढ़ दो दो पेज के सॉल्यूशंस दो दो लाइन में बनाओगे। वही क्वेश्चन, पहले बात तो वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में एडवांस के पेपर में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन ही बहुत अपने आप में अच्छा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारे बच्चे अगर उसको बनाएंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, और हम जो मेथड आपको बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे, जो रिजल्ट्स आपको बोलेंगे याद रखने के लिए, अगर आप उसको याद रखते हो तो यकीन मानो आप चुटकियों में दो लाइन, 2 से 3 स्टेप्स में आपके आंसर्स आ जाएंगे। एग्जाम में समय बचेगा तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में लगा सकते हो जो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है ना, कि आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इसके बराबर है। tan अल्फा tan बीटा तो आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो आराम से। tan थीटा, ये समझना है कि थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan के फॉर्म में रहता है, और वो फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो मैंने ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए, अब हम कहीं ये इस्तेमाल करेंगे, कहीं ये इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको एक तरीके से इसका डेरिवेशन भी करा दिया, कुछ है नहीं, सिंपल सा मैनिपुलेशन है, और ये प्रूव हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो, डेरिवेशन वाला पार्ट देख लो अच्छे से, और जो चीज़ प्रूव करना था वो चीज़ देख लो। ठीक है, चलो। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे किसी वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ये मान लो एक कुछ लैंप पोस्ट है, ये आपका एक लैंप पोस्ट है। इस लैंप पोस्ट के ऊपर में इस जगह पे यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है। हट, अरे हट जा भाई, मक्खी वगैरह तो बहुत परेशान रहते हैं। एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के टॉप मोस्ट पोजीशन पर एक चिड़िया बैठी है। ठीक है, और तुम यहाँ मान लो एक पत्थर से इसको मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुमको दिख गया कि लैंप पोस्ट के ऊपर में यहाँ पे चिड़िया बैठी है, और तुम बदमाश बच्चे हो, तुम यहाँ पत्थर लेकर इस चिड़िया को मारना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन चिड़िया भी चालाक है। जैसे ही चिड़िया ने ये देखा कि तुम यहाँ से पत्थर फेंके, मतलब तुम्हारे पत्थर फेंकते ही चिड़िया जो है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने लगी। ठीक है, जैसे तुम यहाँ से पत्थर फेंके, मतलब तुम टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर पत्थर फेंके, तो सेम टाइम t इज इक्वल टू 0 पर चिड़िया यहाँ से उड़ गई। कि चिड़िया अगर यहीं बैठी रहती तो तुम्हारा पत्थर तो उसको लग जाता, तो चिड़िया को बचना था, तो वो चिड़िया चलने लगी। कैसे चलने लगी? हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में चलने लगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने लगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। चिड़िया हॉरिजॉन्टल भागने लगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। लेकिन चिड़िया को ये तो नहीं पता था कि तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना। चिड़िया तो सोची कि इसने पत्थर फेंका और हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल चल दिए तो अब हमको पत्थर नहीं लगेगा, है ना। लेकिन तुम बहुत तेज फिजिक्स के विद्यार्थी थे, तुमको ऐसा लगा कि नहीं अब कैसे, अब तो हम चिड़िया को मार के रहेंगे। तो चाहिए इस पॉइंट पर मिस, लेकिन चिड़िया तो इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली और तुम्हारा पत्थर यहाँ पे मिस कर गया, लेकिन तुम्हारा पत्थर ऊपर जाते जाते वापस भी लौटेगा और लौटते लौटते इस पॉइंट पर बर्ड को हिट कर गया, है ना। तुम बहुत तेज फिजिक्स के विद्यार्थी थे, तुमको पता था कि हम तो प्रोजेक्टाइल मोशन किए हैं, कोई बात नहीं, एसेंट के समय पे हिट नहीं किए तो हम डिसेंट के समय पर हिट कर लेंगे। लेकिन चिड़िया बेचारी तुम्हारे फिजिक्स के ज्ञान से क्या थी, उसको तुम्हारे ज्ञान के बारे में पता नहीं था। तो वो सोची कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेंगे तो हम पत्थर से बच जाएंगे। तो इस पॉइंट पर तो बच गए, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जब उतर रहा था तो वो वापस इस पॉइंट पर आकर नहीं बच पाई और इस पॉइंट पर हिट हो गया। इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है। वो इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि ये जो हाइट है लैम्प पोस्ट का एच है, तो ये हाइट भी एच हो जाएगा। और इसका जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर, ये जो एच मैक्स है आपका, एच मैक्स है, ये आपका 2h है। इतना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड टू स्टोन निकालना है। स्टोन की वेलोसिटी u है जिससे तुमने इसको फेंका है, और बर्ड तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं कुछ v है ना। तो आपको इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। थोड़ा सोचो कैसे निकालोगे। सोचो सोचो सोचो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक लास्ट क्लास में कराया था। एक प्रोजेक्टाइल एक गिवन हाइट पर दो बार होता है, एक एसेंट के समय और एक डिसेंट के समय, है ना। इन दोनों के टाइम्स मैंने आपको निकलवाए थे, है ना। और ये भी बताया था कि इन दोनों टाइम को ऐड कर दोगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एक क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, या लगभग वही सारे स्टेप्स हम यहाँ पर भी करेंगे। तो थोड़ा देखो अच्छे से, 5 मिनट लो और इसको बनाने की कोशिश करो। कुछ बच्चों का आदत क्या रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन बोर्ड पर आए ना तो वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो वीडियो पॉज करके थोड़ा इसको खुद से ट्राई करते हैं। उनका ये रहता है चलो ना सर बना रहे हैं ना, तो वो तो बनाएंगे ही, जब बनाएंगे तो देख लेंगे कि कैसे बनता है। और उससे फिर वो सोचेंगे कि हमको फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, तो वो चीज़ संभव नहीं है बाबू। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से सीखना है तो आपको बैठकर खुद से सवाल बनाने पड़ेंगे, सवाल बनाने पड़ेंगे, तभी बनेगा। चलो ट्राई करो। इजी है, देखो क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। तुम खुद ट्राई करो, पहले पेन चलाओ और बनाने की कोशिश करो। आपको नहीं लगता कि ये फिर यहाँ पर आपका पत्थर और आपका ये जो बर्ड है वो दोनों कोलाइड कर रहा है, दोनों टकरा रहा है ना। तो जितने समय में आपका पत्थर यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतने ही समय में आपका बर्ड यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। समय और लोकेशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। समय और लोकेशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। जितने समय में आपका पत्थर यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँचे उतने ही समय में आपका बर्ड यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाना चाहिए। ट्राई करो इसको, देखो कैसे करोगे। ये फिर कोलिजन जैसा ही केस है। हिट करने का मतलब है कि ये कोलाइड ही कर रहा है। कोलिजन जैसा ही केस है बाबू, इसको करो।
कैसे करोगे? एच मैक्स 2h है, तो इस रिजल्ट का मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 2h। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4gh। तो यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट अंडर 4gh। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं। मैक्सिमम हाइट दिया था तो उसको एक निकाल लिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जब हम आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बना रहे थे। हम बोले थे आपको कि जब एक पर्टिकुलर हाइट पर आपके पास दो टाइम पर रहता है तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं t1 टाइम पर होगा, यहाँ कहीं t2 टाइम पर होगा, और इन दोनों टाइम को आपको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप y वाले डिस्प्लेसमेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इन टाइम आएगा, वहाँ से दो टाइम के वैल्यूज आएंगे जो t1 और t2 दे देंगे। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। कितना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? h। u है कितना? ये u कॉस थीटा है, ये u कॉस थीटा होगा तो ये u साइन थीटा होगा। तो ये हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो h जो है वो u साइन थीटा टी माइनस g/2t² है। ठीक है, तुम इसको अगर इसको लिखो तो ये लिख सकते हो g t² 2 माइनस ऑफ u साइन थीटा इंटू टी प्लस h इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ये ऑलरेडी टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो दो टाइम के वैल्यू मिल जाएंगे, एक t1 मिल जाएगा और एक t2 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे? माइनस b हो जाएगा u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b², ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac 4 इंटू g/2 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू g/2। तो ये कट जाएगा, यहाँ से t1 और t2 दोनों आ जाएंगे, t1 कॉमा t2 दोनों ही आ जाएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस साइन के साथ। ये भी कट जाएगा आपका 2 बार में। तो t1/t2 दोनों ही आ जाएंगे, u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई जी, ऐसा आ रहा है। अब वो देखो अगर ध्यान से तो u साइन थीटा की वैल्यू तुमको पता है 4gh रूट अंडर 4gh। तो यहाँ से t1 कॉमा t2 u साइन थीटा की जगह आप यहाँ रूट अंडर 4gh पुट कर सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 4gh हो जाएगा, और 4gh में से 2gh माइनस हो जाएगा तो 2gh बचेगा और नीचे में g बचेगा। तो यहाँ से दो टाइम के वैल्यू आएंगे बाबू आपके पास। ठीक है, एक टाइम आएगा t1 जो कि रूट 4gh माइनस, तुमने ये t1 माना है, ये t2 माना है, तो ये छोटा वाला टाइम होगा, तो छोटे वाले टाइम के लिए तुमको बीच में माइनस रखना पड़ेगा, और बड़े वाले टाइम के लिए तुमको t2 बड़ा होगा तो वहाँ बीच में प्लस रखना पड़ेगा। तो ये रूट अंडर 2gh/g होगा, और t2 जो है वो रूट अंडर 4gh प्लस रूट अंडर 2gh/g होगा। अरे बोलो। तो तुमको पता चल गया कि आपका जो पत्थर है वो इस पॉइंट पर कितने समय पर होगा और इस पॉइंट पर कितने समय में होगा। अब हम तुमको क्या बताए, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका पत्थर और बर्ड, यहाँ से चलता हुआ बर्ड और यहाँ से उड़ता हुआ पत्थर दोनों इस पॉइंट पर मिले, तो दोनों का लोकेशन और दोनों का समय हमेशा क्या होगा? सेम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पत्थर को जाने में कितना समय लगा? t2 समय लगा, लेकिन बर्ड यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुंचेगा? बर्ड ऑलरेडी यहाँ पर था, और बर्ड यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लेते हैं कि बर्ड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो बर्ड कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? बर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा v इंटू t2 माइनस t1।
बर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बाबू v इंटू T2 - T1। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो वो एक समय में कितने समय में कितना यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा बताओ, T2 - T1। देख लो तुम अच्छे से देख लो पहले। बोलो तुमको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, ये कैसे, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है टोटल T2। तो बर्ड v, हाँ तो बर्ड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बाबू, बर्ड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो v टाइम्स T2 करेगा। सॉरी अब देखो, जिस समय तुम यहाँ पे पत्थर फेंके थे उसी समय बर्ड यहाँ से चल दिया था। तो तुम्हारा जब पत्थर यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम पर पहुंचा और दोनों टकरा रहे हैं तो बर्ड भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ T2 टाइम में ही चलना चाहिए। तो बर्ड की वेलोसिटी को आपने v माना, तो बर्ड यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v T2। अरे लोकेशन और समय दोनों सेम लगना चाहिए। जितने समय में पत्थर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, पत्थर यहाँ से यहाँ तक कितने समय पहुंचेगा, T2 टाइम में। उसी T2 टाइम में बर्ड यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, तो बर्ड की वेलोसिटी को v मान लोगे तो बर्ड यहाँ से यहाँ तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, v इंटू T2। ठीक है, अरे बोलो। अच्छा, यही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्टोन के लिए निकालें तो स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, जो कभी चेंज नहीं करेगा। और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, स्टोन पत्थर को इस जगह से इस जगह तक जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा होगा, लेकिन समय कितना लगेगा, T2 - T1, T2 - T1। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी नहीं बाबू, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड। हॉरिजॉन्टल छूट गया था, तो चलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, ये दोनों बराबर होंगे पहले तो डिस्टेंस, v T2 विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू T2 - T1। तो यहाँ से u cos थीटा बाई v कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा T2/T2 - T1। यही चीज़ निकालना है। अब आपको T2 पता ही है, T2 है √4GH प्लस √2GH/g। और बाबू T2 - T1 करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस करोगे तो बाबू मेरे हिसाब से 2 टाइम्स ऑफ 2GH/g बचेगा, ये कट जाएगा तो आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा √4GH प्लस √2GH डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2GH। यहाँ से √GH कॉमन लिया जा सकता है, √GH कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा √4 प्लस √2। यहाँ से √GH कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2√2, ये कट जाएगा, √4 तो 2 होगा, ये होगा 2 प्लस √2/2√2। √2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा √2 + 1/2। ठीक है, जो भी है ये आपका आंसर आ गया, ये जो वैल्यू ये आपका आ गया √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर है। बाबू हम तुमको हमेशा सिखा रहे हैं, जब कभी भी दो चीज़ें एक बार जगह टकराएंगी तो उनके टकराने का समय और उनके टकराने का लोकेशन हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पत्थर को यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम T2 लगा, तो उतने ही समय में बर्ड यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। तो बर्ड यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, बर्ड की वेलोसिटी को v मान लेते हैं, तो v इंटू T2। ठीक है, ये बर्ड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया।
यही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पत्थर भी कवर करेगा। तो पत्थर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, T2 माइनस T1 समय लगेगा। और पत्थर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, जो पूरे प्रोजेक्टाइल में हर जगह सेम ही रहता है। तो u cos थीटा इंटू T2 माइनस T1, तो ये डिस्टेंस दोनों के लिए क्या कर दिया, सेम ही होगा, तो वो इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये दो को ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब कभी भी एक गिवन हाइट पर आपके प्रोजेक्टाइल दो बार होंगे उसी हाइट पर, एक जाते समय एक आते समय, उनके टाइम निकालने के लिए बस आपको एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। वो ऑलरेडी टाइम में क्वाड्रेटिक होगा, वहां से दो टाइम आएंगे, आपको T1 T2 मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट आपको T1 प्लस T2 को जोड़कर मिल जाता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको T1 प्लस T2 को जोड़ के मिल जाता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, -√2gh प्लस √2gh कट जाएगा, ये ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 4gh/g बचेगा। ठीक है, तो ये 2 बाहर निकल सकता है, तो ये 4 टाइम्स √gh/g या 4 टाइम्स √h/g बच सकता है ना। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अब आपको और कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब आप ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। तो ऐड करोगे तो ये माइनस और प्लस वाला टर्म कट जाएगा, यही चीज़ दो बार ऐड हो जाएगा। 4 का रूट तो 2 होता ही है, तो 2 बाहर निकाल सकते हो, तो 2 × 2 4 हो गया, बाकी तो चीज़ सेम ही है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर क्वेश्चन में पूछता तो आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके निकाल सकते थे। देख लो बाबू, अब आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहे, एकदम बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करा रहे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। याद रखना, फिजिक्स में कुछ लगा पाओ या नहीं लगा पाओ, जब कभी भी दो चीज़ें एक समय पर एक जगह पे रहेंगी तभी वो कोलाइड करेंगी, तो समय और लोकेशन हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या, एक बार देख लो बाबू अच्छे से। चलो, एक क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, जहां बी और सी आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको u की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक आध क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे भी कर लो, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में अक्सर आता रहता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको ऑलरेडी दे दिया उसने, कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस तरीके का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने उसको किस वेलोसिटी से फेंका था इनिशियली, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो निकालना है आपको। देखो एक बार, देखो इसको कैसे करोगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो इसको। अब आप इसको अपने इक्वेशन से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई tan थीटा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस भी है, एक्स स्क्वायर भी, तो ये हो गया g इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2u²। इस पूरे की वैल्यू c हो गई। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू तो b है, तो यहाँ से g इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2u²। तो यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। बी सी सब तो कॉन्स्ट नोन है ना, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू हो गई अंडर रूट g इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। आपसे वेलोसिटी पूछा, अगर आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेता तो आप क्या करते, अगर आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछ लेता तो आप क्या करते, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा ही होता है, और tan थीटा की वैल्यू भी मिल गई, तो थीटा आप कर सकते हो tan इनवर्स बी। आपसे इस प्रोजेक्टाइल का रेंज पूछ लेता, बताइए इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा। तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो कर ही सकते हो। तो अगर तुम इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टैन थीटा बाई आर, है ना। तो अब आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो, है तो सब ट्रेजेक्ट्री के ही इक्वेशंस, बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, tan थीटा के बराबर, है ना, और c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan थीटा डिवाइडेड बाई r के बराबर। तो r यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बाई c, और tan थीटा किसके बराबर है, b के बराबर, तो b बाई c हो जाएगा आपके प्रोजेक्टाइल का रेंज। जो पूछे आप आराम से इक्वेट करके, जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए तो अपने ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशंस लिख लो, और ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशंस लिखने के बाद बस कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। यू पूछ ले, थीटा पूछ ले, रेंज पूछ ले, है ना। देखो ये फॉर्मूला कितने काम का हो गया, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपके पास यू निकल गया था, फिर आपके पास थीटा निकल गया था, तो आपको इन सारे चीज़ों को यूज़ करके फिर u² साइन 2 थीटा बाई जी करना पड़ता, तो वो लेंथी कैलकुलेशन पड़ता। बस अगर आप कंपेयर कर लोगे तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो फॉर्मूले बोले बाबू कि ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, उनको थोड़ा देख लिया करो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, बिना उनके काम नहीं चलेगा। देख लो, अच्छे से देख लो, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इनको बस कंपेयर करना होता है। चलो, ये बाबू आपका एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना है अच्छे से, है ना। ये आपका इधर स्टैंड है जहाँ पब्लिक बैठेगा, ठीक है। ये हर एक सीढ़ी का जो विड्थ है वो 1 मीटर है, और जो हाइट है वो भी 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक बैट्समैन खेल रहा है, मस्त ऐसे इसके हाथ में बैट है, और ये यहाँ से एक सिक्स मारता है, ठीक है। जिस हाइट से ये सिक्स मारता है वो ऑलरेडी 1 मीटर है,
है ना। जैसे मान लीजिए हम बैटिंग कर रहे हैं, तो हम बैटिंग करके अगर ऐसे सिक्स मारेंगे तो मेरा बैट से जहाँ हम हिट कर रहे हैं वो ज़मीन पे तो नहीं रहेगा, ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से सिक्स मारे, तो यहाँ से जब सिक्स मार रहे हैं तो ये जो सिक्स इस पॉइंट से मार रहे हैं ये ज़मीन से ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है। ठीक है। और जो पहला बेंच आपका है यहाँ पे, जिस पॉइंट से आपने हिट किया है, और ये जो पहला बेंच स्टार्ट हो रहा है, ये 110 मीटर के दूरी पर है। तो आपको बताना है कि आपने ये जो सिक्स मारा है ये किस बेंच पर जाकर गिरेगा। एट व्हाट बेंच द बॉल विल स्ट्राइक। ठीक है। मस्त क्रिकेट मैच चल रहा है ना। एक बैट्समैन ने मस्त, रोहित शर्मा ने एक सिक्स मारा ऐसे आगे, और सिक्स मारा तो 1 मीटर की ज़मीन से हाइट से मारा है, तो आपको, और वो जाकर सीधा स्टैंड्स में गिर रहा है, तो आपको बताना है कि वो कौन से, मतलब ये कौन से स्टैंड पर गिर रहा है, कौन से सीढ़ी पर गिरेगा। ट्राई करो बाबू, सारा कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। हिंट के लिए हम आपको बता दें कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज़ करो, क्वेश्चन इजी और जल्दी बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करो, है ना। ये है 45, रोहित शर्मा। हम तो भाई रोहित शर्मा के फैन हैं। अरे हे हट, भागता है कि नहीं भाग, दिन भर परेशान करते हैं, मक्खी सब ना आके बोर्ड पे बैठ जाएगी। सॉरी, रेंज क्यों लिख रहे हैं। ट्राई करो बाबू, आप लोग ट्राई करो, है ना। आर शर्मा। राइट। वेलोसिटी और प्रोजेक्शन भी दिया गया है। ये है 35 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 53 डिग्री है ना। 35 मीटर। है ना, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पर और 35 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से सिक्स मारा गया है, और ये मस्त सिक्स गया है। तो ट्राई करो इसको, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाओगे बन जाएगा 2-3 स्टेप्स में। ठीक है। ट्राई करो, इनको हिंट भी दे रहा है तुमको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाकर बनाओ। ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम है अपना, HC वर्मा सर के बुक से है, HCV से है। ट्राई करो, ट्राई करो। मान लेते हैं बाबू, ना, मान लेते हैं कि आपका बॉल जो है वो nth बेंच पे जाके गिर जाता है ना, nth बेंच पे गिर जाता है। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस GX² बाई 2U² इंटू 1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला है अपना। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज निकालने को, टैन थीटा आपको पता है, देखो यू पता है आपको 35 मीटर पर सेकेंड,
थीटा आपको पता है tan 53 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे। मतलब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपको y और x की वैल्यू पुट करनी है। y और x होता क्या है, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड y इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा बॉल किसी nth बेंच पर गिरा है और ये ऑलरेडी 1 मीटर के हाइट पर है, 1 मीटर के हाइट से तो आपने इसको फायर ही किया है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, n-1, और 1 मीटर इसका लेंथ है तो इंटू 1 मीटर। क्योंकि आप 6 ऑलरेडी 1 मीटर के हाइट से मार रहे हैं, तो इसी हाइट से ना, यही ना आपके प्रोजेक्टाइल का बेस लाइन यही हो जाएगा, ये आपके प्रोजेक्टाइल का बेस लाइन हो जाएगा ऐसा। तो इसके ऊपर से आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, है ना, जबकि स्टैंड तो जमीन से बना हुआ होगा, है ना, स्टैंड तो आपका जमीन से ही बना हुआ होगा। तो अगर ये nth बेंच पर गिरता है तो ये एक बेंच तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का बेस लाइन ये है, तो n-1 हो गया, और एक एक वर्टिकल और सब स्टेयर का जो हाइट है वो 1-1 मीटर है। तो आपका जो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इतना हो गया, n-1 हो गया। अगर ये 2-2 मीटर का होता तो n-1 इंटू 2 कर देते। x की वैल्यू क्या लिखोगे, ये ऑलरेडी 110 मीटर सब आगे है, तो 110 प्लस, बोलो बोलो, बताओ क्या करोगे, 110 प्लस, बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। बाबू 110 मीटर तो पहला ही था, अगर आप यहाँ पे n-1 स्टेप पे चले जाओगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये होगा तो ये n-1 होगा। तो 110 प्लस n-1 क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 110 प्लस वाई, क्योंकि y की वैल्यू n-1 है। ये समझ में आया क्या, ये दोनों चीज़ अगर समझ में आ गया तो फिर तो इसका डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपने बॉल को ऑलरेडी 1 मीटर के हाइट से मारा था, तो ये आपके प्रोजेक्टाइल का बेस लाइन हो गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसी इसी बेस लाइन से लिखा जाएगा। तो अगर आप इस बेस लाइन से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाबू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप मान लिए कि nth बेंच पर गिरा, लेकिन ये वाला बेंच जो एक है ये तो आप काउंट नहीं करोगे इस बेस लाइन से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 1। सिमिलरली आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी बेस लाइन पर होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 110 होगा, लेकिन ये वाला चीज़ तो आप ऑलरेडी एक चीज़ मिस कर रहे हो, तो फिर आपको n-1 ही ऐड करना पड़ेगा, तो ये 110 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आराम से कर लो, देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, n-1, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 110 प्लस, अच्छा इसको y ही रहने देते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे, एक ही वेरिएबल के टर्म है, इसको y रहने दो। और tan थीटा 53 है, बाबू ये जादुई ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये 37, तो ये 53, तो ये 3, ये 4 और ये 5। तो इस ट्रायंगल से tan 53 डिग्री कितना आएगा, tan 53 डिग्री विल बी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू तो हो गई 110 प्लस वाई इंटू 4/3 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज 110 प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u², 2 इंटू यू कितना है 35, ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 16/9। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सब कुछ वैल्यू पता है, बस y नहीं पता, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y की वैल्यू n-1 है, तो यहाँ से n भी निकल जाएगा, आपने माना तो है कि nth बेंच है, कर नहीं लोगे। चलो वो समय कम बचा, हम कुछ पढ़ा देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको, अरे कुछ नहीं, y में क्वाड्रेटिक है खाली और कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू n-1 डाल के यहाँ से n निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से बेंच पे जाके गिरेगा, आपने माना है कि वो nth बेंच पे गिर रहा है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है।
थोड़ा तुम भी करो, सब हम ही कर दें। सब तो कर ही दिया यार, बस तुमको सॉल्व तो करना है, एक बार देख लो अच्छे से। अगर तुमको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सोचो, है ना, सोचोगे तो समझ में आएगा कि वाई और एक्स मैंने कैसे निकाला है। ध्यान से देख लो। चलो, अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बाबू थोड़ा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का। हाँ, हम लोग पिछले क्लासेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, वो है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx²। चेक कर लो एक बार, अपना कॉपी खोलो और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी भी कोई कर्व हो और उस कर्व पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको प्रोजेक्टाइल में भी लगाएंगे। प्रोजेक्टाइल में हम आपको और अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे, डोंट वरी। ये मान लेते हैं आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला है y = kx², ये पैराबोला दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन 0,0। इस 0,0 पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप इस 0,0 पर एक इमेजिनरी क्या इमेजिन करेंगे, एक सर्कल इमेजिन करेंगे, है ना। आपको जिस पॉइंट पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है, आप उस पॉइंट पे जाते हैं और उस पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही मेरा आरसी होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी कर्व का फंक्शन दिया हो, अगर आपके पास, है ना, कर्व का इक्वेशन पता हो, कर्व का फंक्शन पता हो, तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको dy/dx चाहिए और d2y/dx² चाहिए। तो y = kx² है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2kx और d2y/dx² की वैल्यू आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2k। अब किस पॉइंट पर चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, 0,0 पे चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यूज 0,0 पर निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो हर जगह सेम ही रह जाएगा। लेकिन ये dy/dx एट 0,0 क्या हो जाएगा, 0, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। अब तुम इस फॉर्मूले में डाल दो, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा 1 + dy/dx 0 है, ये 0, इस पूरे का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये 2k, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 1/2k, आंसर। देखो कितना आसान है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले सिखाए हैं, इसीलिए अच्छा है। हम बोले थे आगे हम आपको क्वेश्चंस जब आएगा समय पर तो हम आपको कराएंगे। आइए आइए। आइए बच्चों से मिलिए, आइए। आ जाइए, ठीक है। तो
तो आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से मान लो आपके पास एक एलिप्स है, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा कर्व वर्व रहे बाबू, आप आराम से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, चलो एक ये ट्राई करके बताओ कैसे करोगे इसको। ये आपके पास एलिप्स है, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b है ना। तो अकॉर्डिंग टू आपका ये एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, तो हमको यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर एट a, 0 बताओ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0, b बताओ। ट्राई करो, इसको निकालो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0, b सेम इसी तरीके से करना है, इक्वेशन पता ही है, डिफरेंशिएट करो, पॉइंट्स पता, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप एक सर्कल इमेजिन करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इन सर्कल्स का आप क्या कैलकुलेट करोगे, रेडियस आर सी। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, ट्राई करो ट्राई करो, बैठे मत रहो। निकालने के लिए आपको dy/dx और d2y/dx² चाहिए, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। 1/a² कांस्टेंट होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, ये 1/b² होगा, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू dy/dx = 0 होगा। अरे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x² का 2x ही हो गया, y² को डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, dy² इंटू dy/dx। तो यहाँ से कितना आएगा dy/dx, पहले बात तो ये पूरा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2x/a², और ये पूरा चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2y/b²। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा b²/a², 2 से 2 कट जाएगा, इंटू -(x/y). ये dy/dx चाहिए। ठीक है, सिमिलरली d2y/dx² निकालना है, इसको एक बार और बार डिफ्रेंशिएट करो, तो b ये -b²/a² तो बाहर ही आ जाएगा, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर में y², y इंटू dx, ये हो जाएगा 1 - x इंटू dy/dx। ठीक है, करो यहाँ पे, d2y/dx² will be equal to -(b²/a²), ये हो जाएगा y - x इंटू dy/dx की वैल्यू तो ये पूरी चीज़ है, इसको आप इंटू b²/a² इंटू -(x/y) डिवाइडेड बाई y² ऐसे कर सकते हो। y माइनस ये प्लस हो जाएगा, b²x² / a² y² डिवाइडेड बाई y², ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, जैसे हम a, 0 पुट कर लेते हैं, है ना, a, 0 पुट कर लेते हैं, तो dy/dx में a, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू a हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो डी वाई बाई डी एक्स आपका लगभग इन्फिनिटी ट्रेंड करेगा। ठीक है, कर सकते हो। अब इस पे बस वैल्यू पुट कर लेना और वैल्यू पुट करके निकाल लेना, देख लो एक बार। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन कैसे किए? अरे भाई तुम लोग को भी ना, यहाँ तक सही है ना? यहाँ तक समझ गए? चलो आओ, देखो देखो देखो, इतना तो समझ गए कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई आ रहा है। तो क्या करोगे, देखो अब इसको एक बार और जब डिफरेंशिएट करोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, तो यहाँ तो डिवीजन का रूल लगेगा, वही चीज़ तो किया था। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम इसको वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हो। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो तुम वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स करोगे, इसे इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे आप लगा सकते हो, देखो आप y को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स रख सकते हो कांस्टेंट, और इसको करोगे तो ये फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक्स का ये तो कांस्टेंट हो गया, और डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। वही चीज़ लिखा था, बस पिछले बार डी वाई बाई डी एक्स को हम इस पूरे चीज़ को होल स्क्वायर करके यहाँ रख दिए थे, है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको 0, बी पे निकालना है, ठीक है? चलो इसको ले चलते हैं आगे। तो 0, बी पर अगर मान लो निकालना है, यहीं पे ले लो, 0, बी पर निकालना है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 0, और y की वैल्यू कितनी हो गई b। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू b पुट करोगे, तो ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा एट 0, बी। और डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा तो इसमें भी ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा। y की वैल्यू क्या पुट करोगे b, तो ये हो जाएगा b इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये b से ये b कट जाएगा, तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा आपका माइनस ऑफ b बाई ए स्क्वायर। अब आप उठा के इसको इस फॉर्मूले में डाल दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरे का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ज़ीरो हो गया था, तो 1 प्लस 0 का पावर 3/2, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, माइनस बी बाई ए स्क्वायर के, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर। तो ये तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर आया, तो आप इसको माइनस ए स्क्वायर बाई बी लिख सकते हो, आंसर। देखो बाबू ये नेगेटिव भी आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। जब आप आपका सर्कल किसी कर्व के नीचे आता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है। यहाँ पे देखो आपका रेडियस सर्कल जो था, आपका जो सर्कल है वो इस कर्व के ऊपर में बन रहा है, तो इसलिए देखो ये पॉजिटिव आ रहा था, है ना? यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है।
मतलब कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 2k भी पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ का जो सर्कल बन रहा है वो देखो कर्व के नीचे बन रहा है, इसलिए RC जो है वो नेगेटिव, और नेगेटिव आ भी रहा है। आप कर सकते हो इस तरीके से आराम से। बाबू देखो, अब डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन वगैरह करना अब तो तुमको आना चाहिए ना। अब ये तुम सोचोगे कि हम तुमको डिफरेंशिएशन फिजिक्स में सिखाएं, वो हम ऑलरेडी बहुत सिखा चुके हैं। ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? एक और तरीका होता है जिससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वहीं पर आपसे निकालने के लिए पूछेगा जहां बॉडी कर्व के अलोंग मूव कर रहा होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग आगे आने वाले में सर्कुलर मोशन एक चैप्टर आएगा वहाँ बहुत करेंगे, है ना। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होता है। थोड़ा इस चीज़ को समझो, है ना। टाइम हो गया है लेकिन इसको कर लो, है ना, नेक्स्ट टाइम में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो बाबू आपके पास कोई कर्व है ना, ये कर्व है और आपका बॉडी इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। आपका बॉडी पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, आपका बॉडी इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है। और मान लो हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि आप यहाँ पे जाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ताकि सर्कल उस कर्व पे क्या हो, टैंजेंट हो। और फिर आप यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका सेंटर और ये हो जाएगा इसका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है। अरे बोलो ना बाबू, ये बॉडी इस पे मूव कर रहा होगा, तो हम आपको बताए हैं कि कभी भी कर्व पर आपका कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टैंजेंट पे मिल जाएगा, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया यहाँ पे। ये v वेलोसिटी से चल रहा है ना। जिस भी पॉइंट पर आपको चाहिए बस वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट, वेलोसिटी, इस तरीके से ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर दे देगा। अब बाबू देखो, बहुत ध्यान से समझना मेरा एक इम्पॉर्टेंट बात, ये नई चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है। जब कभी भी आप किसी कर्व पर मूव करते हैं तो आपको हर पॉइंट पे अपना जो डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे आपको जो अपना डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट से आगे जाओगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, हर पॉइंट पर आपको अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, बॉडी का जो डायरेक्शन है मोशन का वो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है ना। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज करेगा। देखो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ पर आगे जाओगे तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर रहते तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होता। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे आप कर्व पे मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहिए, है ना। अब आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक में काइनेमेटिक्स में पहले 2 लेक्चर में ही सिखा दी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज करे तो भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज करे तो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि हर मोमेंट पे डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व पर मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस। ठीक है। और वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। और फोर्स से ही आपका क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, है ना। वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए आपके बॉडी पर, क्या हम लोग नहीं बोलते कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा। तो इस
तो ऐसा फोर्स है ना, ऐसा फोर्स जो बॉडी के वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज हमेशा कराता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं, है ना। ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इस बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जिस फोर्स को आप सेंट्रीपीटल फोर्स बोलेंगे, और उस फोर्स के कारण ही ये जो बॉडी है ये हर पॉइंट पर अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर पा रहा है, ठीक है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, और इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। जैसे यहाँ पर आपको पता चल जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर के तरफ, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर के तरफ, है ना। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छा रुको, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और आपको फोर्स पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये m इंटू ए सी के बराबर होगा, तो mm कट जाएगा, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अगले बार हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस आज सोचे कि थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। देखो बेसिक सा फंडा, मेरी बात को समझो। जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व के अलोंग मूव करता है, किसके अलोंग मूव करता है? किसी कर्व के अलोंग मूव करता है, तो कुछ चेंज हो या ना हो, बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। आपको दिख रहा है जैसे जैसे बॉडी इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, बॉडी अपने वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा। तो कोई ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज कराने के लिए हमेशा फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के लगे बॉडी पे आप वेलोसिटी को चेंज, बॉडी के वेलोसिटी को चेंज नहीं करा सकते, चाहे उसके मैग्नीट्यूड की बात हो, चाहे उसके डायरेक्शन की बात हो, चाहे दोनों की बात हो। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो लग रहा होगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल। और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर के तरफ लगता है। आपको देख रहे हैं यहाँ पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, और इस सर्कल के सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा वही इस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। किसी भी फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के टर्म में लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। इसको m इंटू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, m से m कट जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होगा, है ना। आप ध्यान से सोचो, अगर हम आपको यहाँ से ए सी दे दें, हम आपको v दे दें, तो आप यहाँ से r निकाल सकते हो, है ना। मतलब इस वाले सर्कल का r निकाल सकते हो, और r निकाल सकते हो तो वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। यही आर जो है ये इसका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये वाला चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी लगा सकते हो जब आपको इस तरीके के फंक्शंस दिए हो। अगर फंक्शन नहीं दिया हो तो पहले आप फंक्शन निकालो, उसके बाद ये इतना डिफ्रेंशिएशन वाला काम करो। उससे बेटर और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला एस्पेक्ट भी आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये एक दूसरा तरीका है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आपको इसको लगा लगा कर बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको कैसे लगाया जाता है ना। बेसिकली बस आज तुम इतना सीख करके जाओ कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व के अलोंग मूव करेगा, किसी कर्व पाथ पर मूव करेगा, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज करना ही है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन का भी चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज तभी कर सकता है जब बॉडी पर कोई फोर्स लगता हो। तो हमेशा कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा लगता होगा जब बॉडी किसी कर्व पर मूव करेगा जो उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। v क्या है? उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। और r क्या है? इस इंस्टेंट पे जो आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल का r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर।
है ना, ये चीज आप आराम से निकाल सकते हो। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इक्वेट कर दोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इसके एस्पेक्ट्स बताएंगे और हम लोग इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। यकीन मानो बाबू, जब किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जब किसी प्रॉब्लम में अगर आपको कर्व का इक्वेशन नहीं दिया हो और फिर आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ ले, तब आप ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम तो आप तब कर पाते हैं जब आपको कर्व का इक्वेशन दिया रहता है। यहाँ एलिप्स का इक्वेशन, यहाँ आपको इस कर्व का एलिप्स का इक्वेशन दिया था, यहाँ इस पैराबोला का इक्वेशन दिया था, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपको बिना कर्व के इक्वेशन दिए अगर हम आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछें, ये ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत डिटेल में हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे। हम अच्छे से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, और इसका आगे आने वाली फिजिक्स में भी बहुत यूज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक के साथ प्रोजेक्टाइल आपका 60-70% खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। पहले हम रिलेटिव मोशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसमें रेनमैन प्रॉब्लम होता है, विंड प्रॉब्लम होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम होता है ना। ये सारी चीज़ों को करने के बाद अच्छे से, है ना, वहाँ पे एक चेजिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होता है, उसको करेंगे, चेजिंग वाले सवाल करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे फिर से लौट कर आएंगे। तब हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस करेंगे, और प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करेंगे, और फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। काइनेमेटिक्स बड़ा चैप्टर है बाबू, थोड़ा इसमें समय भी लगता है, क्योंकि बच्चे 11th में आए हैं नए नए, इसीलिए हम बहुत पेस में भी नहीं लेकर जा रहे, है ना। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में उतना समय नहीं लगेगा, फिर आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, फिर रोटेशन, एसएचएम, ये सब आएगा, तो फिर वो सब थोड़े बड़े बड़े होंगे। क्लियर है ना। इस कॉन्सेप्ट को बस आज इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में रखना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।